वी आर गोइंग टू सॉल्व OETP MCQs, ठीक है। तो इनिशियली यू नीड टू रीड द फर्स्ट वन और अपने आप से पूछो कि व्हाट विल बी योर आंसर। P इज इक्वल टू IRMS इंटू VRMS इज़ एप्लीकेबल फॉर वॉट, किसके लिए ये एप्लीकेबल होगा AC के लिए सिर्फ, DC के लिए सिर्फ, A के लिए भी, B के लिए भी, मतलब AC और DC दोनों के लिए, और इन सब में से किसी के लिए भी। पावर का फॉर्मूला है IRMS VRMS। यू थिंक A होगा AC ओनली? देखो अब मैं यहाँ पर एक चीज़ बताती हूँ कि हमारे पास जो पावर का फॉर्मूला होता है ना, DC करंट के लिए हमारे पास होता है I इंटू V ओनली इज इक्वल टू पावर हो जाती है ये, ठीक है। AC के लिए हमारे पास होता है IRMS इंटू VRMS, मतलब IR आप बोल दो, यहाँ पर VR बोल दो, उसके साथ cos थीटा लगा लो। तो यहाँ पर I इंटू R दोनों के लिए ही आ रहा है, विच मीन्स इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो C है। ये जो फॉर्मूला होगा हमारे लिए वो AC के लिए भी होगा, DC के लिए भी होगा। IRMS इंटू VRMS AC के लिए भी हो रहा है, DC के लिए भी हो रहा है। लेट्स गो टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 2। पावर फैक्टर ऑफ प्योर कैपेसिटिव सर्किट। प्योर कैपेसिटिव सर्किट है, पहले तो मुझे बताओ प्योर कैपेसिटिव सर्किट में कौन लीड करता है? वोल्टेज नहीं, वोल्टेज लीड करता है हमारे पास इंडक्टर में, प्योर इंडक्टिव सर्किट में। प्योर कैपेसिटिव सर्किट में हमारे पास जो लीड कर रहा होता है ना, वो करंट कर रहा होता है। करंट लीड्स you mean विथ व्हाट एंगल? विथ 90 डिग्री। तो अब यू नीड टू फाइंड द पावर ऑफ द प्योर कैपेसिटिव सर्किट। उसका फैक्टर क्या होगा? यू नीड टू अप्लाई दिस फॉर्मूला P इज इक्वल टू I इंटू V इंटू कॉस थीटा। अब सिंस दिस इज प्योर कैपेसिटिव सर्किट, करंट और वोल्टेज के बीच में जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री बनता है। the answer will be हम्म, 1 positive? नहीं, देखो पॉजिटिव 1 नहीं होगा। कैसे? क्योंकि हमारे पास पावर का फॉर्मूला क्या है? P इज इक्वल टू IRMS इंटू VRMS, और उसके साथ क्या लगता है? कॉस थीटा। AC की बात कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास I और V के बीच में एंगल कितना है, मुझे बताओ? 90 डिग्री। अभी अभी हमने बोला करंट लीड्स द वोल्टेज विद 90 डिग्री, तो दोनों के बीच में एंगल हुआ 90 डिग्री, तो cos 90 इज व्हाट? 0। तो यहाँ पर हमारे पास पूरा फैक्टर जो होगा वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास करेक्ट आंसर है 0। क्वेश्चन नंबर 3। सिंपल ऑक्सीलेटिंग सर्किट कंसिस्ट ऑफ। ये हमारे पास CMT में भी क्वेश्चन आया था, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन। सिंपल, वहाँ पर ऑफकोर्स ऑक्सीलेटिंग वगैरह कुछ भी नहीं लिखा हुआ था, लेकिन वहाँ पर एक क्वेश्चन था जो मैं अभी आपको दिखाऊंगी आफ्टर सॉल्विंग OETP MCQs, वो बिल्कुल सेम था इससे। सिंपल ऑक्सीलेटिंग सर्किट जो होता है वो किस किस चीज़ से कंसिस्ट किया जाता है? इंडक्टर, कैपेसिटर, क्या वो LC सर्किट होता है, क्या वो RC सर्किट होता है, क्या वो रेजिस्टर और कोल से कंसिस्ट किया जाता है, या क्या वो L और R सर्किट होता है? I don't know. This is the memory based question. दिस इज एक्चुअली, देखो जो हमारे पास सिंपल ऑक्सीलेटिंग होता है ना, यस करेक्ट आंसर इज ए। ये हमारे पास इंडक्टर और कैपेसिटर दोनों को मिला के हमारे पास ये यूज़ होता है, मतलब ये LC सर्किट हमारे पास क्या कहलाता है? सिंपल ऑक्सीलेटिंग सर्किट कहलाता है। दिस मेमोरी बेस्ड वैसे भी। अभी क्वेश्चन नंबर 4। वेवलेंथ ऑफ एक्स रेज इज ऑफ ऑर्डर ऑफ। वेवलेंथ किस में मेजर की जाती हैं? सेंटीमीटर में, माइक्रोन में? देखो चारों हमारे पास यूनिट्स हैं लेंथ के, और वेवलेंथ इज एक्चुअली अ लेंथ। तो वेवलेंथ हमारे पास किस में मेजर की जाएगी? सेंटीमीटर, माइक्रोन, आर्मस्ट्रॉन या मीटर? Meter. नहीं, वेवलेंथ जो है हमारे पास, जो रेंज होती है ना वेवलेंथ की, वो हमारे पास होती है 0.1
आर्मस्ट्रॉन से लेके 100 आर्मस्ट्रॉन तक। तो इसकी रेंज की वजह से ये जो इसके लिए प्रेफरेबल यूनिट होता है ना, वो होता है एंगस्ट्रॉन। इसका ये प्रेफरेबल यूनिट है कि हाँ भाई वेवलेंथ जो एक्सरेज हैं हमारे पास इस रेंज में हमारे पास फॉल करती हैं, तो इस रेंज के ऊपर फॉल करने की वजह से इसका जो प्रेफरेबल यूनिट होता है वो होता है एंगस्ट्रॉम। अभी क्वेश्चन नंबर 5, द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग लो फ्रिक्वेंसी वेव्स विद हाई फ्रिक्वेंसी इज कॉल्ड। लो फ्रिक्वेंसी को साथ में कंबाइन कर लो हाई फ्रिक्वेंसी के साथ, व्हाट इज दिस प्रोसेस कॉल्ड? रेक्टिफिकेशन, एम्प्लीफिकेशन, मॉड्यूलेशन या मैग्निफिकेशन? Rectification. देखो पहले तो इनकी मीनिंग्स तो समझो आप। रेक्टिफिकेशन का मतलब क्या होता है? वेरीफाइंग, सिर्फ चेक करना, ठीक है। क्या लो फ्रिक्वेंसी को जब मैं हाई फ्रिक्वेंसी के साथ मिलाऊंगी तो क्या सिर्फ इसका प्रोसेस कहलाएगा कि मैं इसको चेक कर रही हूँ? डेफिनेटली नॉट, है ना। Amplify. Amplification. एम्प्लीफिकेशन भी नहीं होगा। देखो एम्प्लीफिकेशन इज जस्ट, अगर आप किसी को कॉल करते हो और वो लाउड स्पीकर पर है, जो बंदा दूसरा है वो लाउड स्पीकर पर रख के आपकी बात सुन रहा है, तो आपकी बात बिल्कुल चेंज नहीं हो रही, आपकी आवाज़ चेंज नहीं हो रही, आपके सिग्नल्स चेंज नहीं हो रहे, वो सिर्फ आपकी आवाज़ को लाउड करके दूसरे को बता रहा है। तो दिस इज़ व्हाट वी कॉल एम्प्लीफिकेशन। ये एम्प्लीफिकेशन इज़ नॉट द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग द लो फ्रिक्वेंसी विथ हाई फ्रिक्वेंसी। तो एम्प्लीफिकेशन इज ऑफ कोर्स नॉट। बच्चा हमारे पास क्या? मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन इज द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग हाई फ्रिक्वेंसी विथ लो फ्रिक्वेंसी। फॉर एग्जांपल आप ये एग्जांपल ले लो कि आप हाईवे पर जा रहे हो, अब यू आर गोइंग पैदल, मतलब कोई आपके पास व्हीकल नहीं है, आप पैदल जा रहे हो, तो आपको टाइम बहुत लगेगा, ऑफ कोर्स, है ना, बहुत दूर है, तो आपकी क्या, आप एनर्जी, ऑफ कोर्स आप बहुत दूर और बहुत लेट पहुंचोगे वहाँ पर। लेकिन इसकी जगह ये आप कोई व्हीकल यूज़ कर लो, जैसे कि बाइसाइकिल हो गया और कार हो गई। तो कार और बाइसाइकिल क्या आपको क्या हेल्प कर रही है? आपको एज अ करियर की तौर पर हेल्प कर रही है कि आपको उठा रही है और हाईवे पर छोड़ रही है। तो इसलिए हमारे पास जो लो फ्रिक्वेंसी और हाई फ्रिक्वेंसी को ऐड करना, लो फ्रिक्वेंसी को ज़्यादातर हम करियर या आप बोल सकते हो दैट कैरीज द इन्फॉर्मेशन बोल देते हैं। हाँ, लो फ्रिक्वेंसी हमारे पास होती है जो कैरी करता है इन्फॉर्मेशन। हाई फ्रिक्वेंसी होती है करियर, मतलब हाई फ्रिक्वेंसी आपकी बाइसाइकिल है, आपकी कार है। तो इन दोनों को कंबाइन करने का प्रोसेस जो होता है वो होता है मॉड्यूलेशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, एन इंडक्टर ऑफ 1, ये हमारे पास जो होता है ना यूनिट, दिस इज द यूनिट ऑफ इंडक्टेंस। तो एक इंडक्टर है जिसके पास हमारे पास इंडक्टेंस है 1, इज कनेक्टेड अक्रॉस अ वोल्टेज, वोल्टेज उसके पास 220 वोल्टेज है, 50 हर्ट्ज उसकी फ्रीक्वेंसी है। द पीक वैल्यू ऑफ द करंट इज अप्रोक्सीमेटली, करंट की पीक वैल्यू क्या होगी? Can you solve? जी, Can you solve? या यू नीड टू सॉल्व। Can you? अच्छा, ओके, यू आर आस्किंग मी टू सॉल्व, ओके फाइन। अभी देखो यहाँ पर हमारे पास ये पहले तो डेटा बना लोगे ना, आपके लिए आधी मुश्किलें तो आसानी हो जाएंगी कि कौन सा फॉर्मूला एक्चुअली यूज़ करना है। देखो वोल्टेज दिया हुआ है हमें डेटा में, हमें बस इंडक्टेंस की वैल्यू दी हुई है जिसको मैं आई के साथ अभी के लिए रिप्रेजेंट कर रही हूँ, ठीक है। और हमारे पास फ्रीक्वेंसी दी हुई है, हमें फाइंड क्या करना है, वॉट वी नीड टू फाइंड, रिक्वायर्ड क्या है हमारे पास? करंट, ठीक है। तो देखो फॉर्मूला हमने पढ़ा था कि हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर होता है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग। अब देखो यहाँ पर मेरे पास आ गई वी आर एम एस, जिसको आप वी मैक्स भी बोल सकते हो। यहाँ पर मेरे पास आ गई आर एम एस, क्योंकि ये इंडक्टर का केस है तो इसकी रेजिस्टेंस किसके बराबर होगी, एक्स सी या एक्स एल के बराबर? दिस इज द केस ऑफ इंडक्टर, तो एक्स सी होगी इसकी रेजिस्टेंस या एक्स एल? ठीक है, तो हमारे पास इंडक्टर के केस में वी नो दैट रेजिस्टेंस किसके बराबर होगी, एक्स एल के बराबर होगी, ठीक है। अभी मुझे करंट फाइंड करनी है, तो मैं करंट को कैसे फाइंड कर सकती हूँ, आई इज इक्वल टू
V यहाँ पे है, XL वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो V अपॉन XL हो गया हमारे पास। वोल्टेज हमारे पास दिया हुआ है इन लोगों ने, कितना वोल्टेज दिया हुआ है, 220 दिया हुआ है, ठीक है। XL हमें पता है किसके बराबर होता है, 2 पाई FL के बराबर होता है, जी ऑफ कोर्स। तो यहाँ पर आ गई 2, यहाँ पर आ गया पाई, F की वैल्यू इन लोगों ने हमें 50 हर्ट्ज़ दी हुई है, ठीक है। और इन लोगों ने हमें इंडक्टेंस दी हुई है 1 के बराबर, 1H दिया हुआ है ना, तो इंडक्टेंस दी हुई है। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 5 से 10, ठीक है। 22/10 पाए। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये 2.2 अपॉन पाए, 2.2 पाए की वैल्यू हमें पता है 3.14 होती है, तो ये हमारे पास 0 पॉइंट समथिंग आएगा। तो हम देख लेते हैं कि हमारे पास 0 पॉइंट समथिंग आंसर है। डेफिनेटली है। 0.5 तो हो ही नहीं सकता क्योंकि वो तो बिल्कुल हाफ हो जाता है। 1 तो हो ही नहीं सकता, 1 से ऊपर गई नहीं है, ना 1 है हमारे पास। तो अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास आंसर क्या बचा करंट का, 0.7 एम्पियर, ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर 7, द फ्रिक्वेंसी ऑफ AC यूज्ड इन पाकिस्तान इज। AC की फ्रिक्वेंसी कितनी होती है पाकिस्तान के अंदर, 30, 50 हर्ट्ज़। लेकिन यहाँ पर हमारे पास 50 साइकिल पर सेकेंड क्यों दिया हुआ है। अब इसकी भी एक कहानी है। 1960 तक SI सिस्टम आया नहीं था, 1960 के अंदर SI सिस्टम आया था। ये हमने पूरी कहानियाँ पढ़ी हुई हैं ना। SI सिस्टम वॉज डेवलप्ड इन 1960। तो 1960 से पहले, बिफोर 1960, हमारे पास जो फ्रिक्वेंसी का यूनिट होता था ना, वो किया जाता साइकिल पर सेकेंड। लेकिन फिर 1960 में जब SI सिस्टम बना तो हमारे पास एक कॉमन यूनिट बना दिया गया फ्रिक्वेंसी का, जो कि हर्ट्ज़ है। तो 1960 से पहले साइकिल पर सेकंड हमारे पास फ्रिक्वेंसी का यूनिट होता था, और पाकिस्तान में फ्रिक्वेंसी ऑफ AC इज़ 50 हर्ट्ज़ या 50 साइकिल पर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट विल बी द इम्पिडेंस फॉर V इज इक्वल टू 10 साइन थीटा एंड I इज इक्वल टू 20 साइन ओमेगा टी, या साइन थीटा। You need to find the impedance. It's a very good question, बहुत easy भी है। आपको पता होना चाहिए कि ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इज इक्वल टू IR होता है। We need to find impedance, मतलब R फाइंड करना है, तो V अपॉन I हो जाएगा इज इक्वल टू R। अब V हमारे पास कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है। साइन ओमेगा टी तो कैंसिल ही हो जाएगा, तो 10 अपॉन करंट है 20, 0 से 0 कैंसिल, 1/2 इज़ हाफ है ना, तो 0.5 ओम इज द आंसर। Can you explain it again? या आई कैन एक्सप्लेन इट। अभी देखो हमारे पास इम्पिडेंस फाइंड करना है, तो हाउ वी कैन कैलकुलेट द इम्पिडेंस। हमें पता है ओम्स लॉ का फॉर्मूला हमें क्या कहता है, V इज इक्वल टू IR, जहाँ पे हमें पता है V इज़ द RMS करंट, RMS वोल्टेज, I इज़ द RMS करंट, और R जो है ये इम्पिडेंस होती है। तो हमें इम्पिडेंस चाहिए, मतलब R चाहिए, तो मैं वोल्टेज को डिवाइड करवा दूँगी करंट के साथ। करंट मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाएगा डिवाइड करेगा, तो V अपॉन I हो गया इम्पिडेंस फाइंड करने के लिए। तो V हमारे पास साइन ओमेगा टी दिया हुआ है, तो ये हमारे पास 10 साइन ओमेगा टी, तो साइन ओमेगा टी और साइन ओमेगा टी तो पहले ही कैंसिल कर दो, दोनों का सेम है, ठीक है। वोल्टेज 10 दिया हुआ है, 10 लिख लिया, करंट 20 दिया हुआ है, 20 लिख लिया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 1/2 इज़ हाफ, तो 0.5 ओम। समझ आया? Yes. ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, रेजोनेंस ऑफ एन इंडक्टर इज गिवन बाय, सॉरी रेजोनेंस बोल रही हूँ, रिएक्टेंस ऑफ एन इंडक्टर इज गिवन बाय। इंडक्टर की रिएक्टेंस किससे होगी, ओमेगा एल, 1/ओमेगा एल, ओमेगा सी, या 1/ओमेगा सी। Omega L. ओमेगा एल परफेक्ट है, इससे कर लेते हैं, क्योंकि ओमेगा सी तो कैपेसिटर में होती है, 1/ओमेगा सी। देखो ओमेगा सी भी कैपेसिटर में नहीं होती, 1/ओमेगा सी कैपेसिटर में होती है, ठीक है। और 1/ओमेगा एल हमारे पास नहीं होती, ओमेगा एल होती है ओनली, क्योंकि फ्रिक्वेंसी इज़ जो ओमेगा एल है हमारे पास एक्चुअली वो रिएक्टेंस है। जो आर हमारे पास होता है ना, या आप जेड बोल दो, इज़ एक्चुअली ओमेगा एल फॉर द इंडक्टर, लेकिन जेड इज़ इक्वल टू 1/ओमेगा सी इन द कैपेसिटर। ये हमारे पास क्वेश्चन भी आया था CMT में, दिखाऊंगी।
क्वेश्चन नंबर 10, एट रेजोनेंस मतलब XC इज इक्वल टू XL, द RLC सर्किट बिहेव्स लाइक। RLC सर्किट कैसे बिहेव करेगा जब हमें पर रेजोनेंस आ गई है, XC बराबर हो गया है XL के। ऑल ऑफ दीज। ऑल ऑफ दीज नहीं होगा। देखो अभी हम पढ़ते हैं इसको। RLC सर्किट में हमारे पास रेजोनेंस आ गया है, मतलब XC बराबर हो गया है XL के। ठीक है, XC बराबर हो गया XL के। तो ऑफ कोर्स जब आप इम्पिडेंस को फाइंड करोगे, ठीक है, जब आप इम्पिडेंस को फाइंड करोगे तो इम्पिडेंस आपके पास कैसे आती है, Z इज इक्वल टू RLC की इम्पिडेंस कैसे आएगी, XL माइनस XC प्लस R स्क्वायर। इम्पिडेंस ऐसे आती है ना। अब देखो XL और XC बराबर है तो ये पूरा फैक्टर ज़ीरो हो जाएगा। अगर मैं XL को 5 बोलूँ तो XC भी तो 5 ही होगा, तो ये ज़ीरो हो गया, प्योर रेजिस्टिव होगा, कैंसिल हो गया, R आ गया, तो ये प्योर रेजिस्टिव है भाई। क्वेश्चन नंबर 12, पावर फैक्टर इन AC सर्किट इज cos थीटा। गुड, हमने पढ़ा था VI cos थीटा। द एंगल मेड बाय कॉइल ऑफ एन AC जनरेटर एट अ टाइम इंटरवल 3T/4। I think let me tell जी, let me tell wait. ये मैंने पूरा वेव बना के समझाया था, साइनोसॉइडल वेव। देखो ये मैं एक बार दोबारा से ये वेव बना लेती हूँ। ये मेरे पास आ गई वेव, ठीक है, ये मेरे पास आ गई इस वेव। यहाँ पर हमारे पास जो टाइम था वो T/2 था, यहाँ पर मेरे पास जो टाइम था T/4 था, यहाँ पर जो मेरे पास टाइम था वो 3T/4 था, और यहाँ पर जो मेरे पास टाइम था वो ऑफ कोर्स T था। तो मुझे बताओ यहाँ पर एंगल कितना होगा। वेरी सिंपल है ना। ये एंगल कितना होगा, ये भी हमने पढ़ा था कि T/4 पर π/2 होगा मैक्सिमम, T/2 पर पाई होगा, T पर हमारे पास 2π होगा, 3T/4 पर क्या होगा, मुझे इतना बताओ। मैंने बताया भी C, करेक्ट आंसर है C। 3π/2 होगा, जिसका मतलब अगर हम इसको डिग्री में कन्वर्ट करूँ तो 270 डिग्री आता है, मतलब साइन 270 इज -1। तो देखो ना ये मिनिमम आ रही है -1। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, रेजिस्टेंस ऑफ RLC सीरीज सर्किट एट रेजोनेंसेस। RLC सीरीज सर्किट में रेजोनेंस किसके बराबर आएगा, अभी अभी हमने ऊपर किया था, R के बराबर। परफेक्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, पावर ऑफ RLC सर्किट एट रेजोनेंसेस। पावर कितनी होगी RLC सर्किट में रेजोनेंस पर। यस, मैक्सिमम पावर विल बी मैक्सिमम हियर। चलो क्वेश्चन नंबर 16, इन अ प्योर रेजिस्टिव सर्किट current and voltage are in phase, out phase, current leads or voltage leads। in phase. In phase, both are 0 degree मतलब in phase। क्वेश्चन नंबर 17, voltage is dash current in RC circuit। RC circuit में कौन लीड करता है। I think you told that it was same. नहीं नहीं, वो हमारे पास रेजिस्टिव, प्योर रेजिस्टिव सर्किट में हमारे पास सेम होता है, लेकिन RC सर्किट है, R में तो दोनों सेम होंगे, कैपेसिटर में कौन लीड करता है। That's voltage. जी That's voltage. नहीं, करंट लीड करता है, हमने ऊपर ही एक MCQs किया ना, करंट लीड्स। तो ओवरऑल हमारे पास कौन लीड्स करेगा RC सर्किट में, क्योंकि रेजिस्टर में दोनों हमारे पास इन फेज होते हैं, C में करंट लीड करता है, तो ओवरऑल हमारे पास RC में करंट लीड करता है, तो वोल्टेज क्या करेगा, लैग करेगा। और लैग। RL के अंदर
RL के अंदर, RL के अंदर वोल्टेज लीड करता है ओवरऑल, क्योंकि रेजिस्टिव में हमारे पास दोनों सेम है और इंडक्टर में वोल्टेज लीड करता है, तो ओवरऑल RL में वोल्टेज लीड करेगा। तो यहाँ पर वोल्टेज इज लैगिंग करंट इन RC सर्किट, क्योंकि करंट लीड करता है। अब हमारे पास कुछ और हैं MCQs। ये रहे, बस थोड़े रह गए, ठीक है। Question number 18. This is interesting. Which of the following color has the highest energy? You must remember energy is directly proportional to frequency. Red. नहीं, रेड के बाद कैसे होगा? Violet. वॉयलेट होगा, क्योंकि हमने पढ़ा था ना विग ब्योर। तो विग ब्योर जो हमने पढ़ा था VIBYOR, तो यहाँ पर हमारे पास जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं हमारे पास फ्रिक्वेंसी डिक्रीज होती है, एनर्जी भी डिक्रीज होती है। तो मैक्सिमम एनर्जी और फ्रिक्वेंसी किसके पास होगी? वॉयलेट के पास है ना। Question number 19. Impedance in RLC series circuit is given by. Very simple. अभी पीछे करके आए। A और C. देखो रेजोनेंस के बारे में बात नहीं हुई। अगर रेजोनेंस होता तो हमारे पास ये Z इज इक्वल टू R होता, क्योंकि XL माइनस XC 0 के इक्वल होता है। What's the difference? व्हाट्स द डिफरेंस? देखो रेजोनेंस में हमारे पास XC बराबर होता है XL के, लेकिन अभी इम्पिडेंस ओवरऑल RLC सर्किट में बोला है तो XC की कुछ वैल्यू होगी, XL की भी कुछ वैल्यू होगी। या तो XL हमारे पास ग्रेटर देन XC होगा, या तो XC ग्रेटर होगा हमारे पास XL के। तो ये हमने 3 केसेस पढ़े थे। ये तो हमारे पास रेजोनेंस कहलाता है, लेकिन ये 2 केसेस हमने पढ़े थे। इसमें हमने अपनी फाइंड भी की थी कि हाउ वी कैन फाइंड द इम्पिडेंस ऑफ RLC सर्किट इन सीरीज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन इज बी। हम फॉर्मूला पढ़ते हैं ना XL माइनस XC, तो रेजोनेंस के केस पे यहाँ पर 0 हो जाता है क्योंकि XL इज इक्वल टू XC, लेकिन यहाँ पर रेजोनेंस नहीं है कुछ भी, तो यहाँ पर हमारे पास ओवर बनेगा। Question number 20. RLC circuit can be excited by AC, DC, both AB, none of these. Both. Both. Good. Question number 21. Impedance of the circuit is calculated by. Very easy. फॉर्मूला यूज करो ohms law वाला जी। I'm very bad at RMS, impedance, resonance. देखो इम्पिडेंस एक्चुअली रेजिस्टेंस, तो अगर हम ohms law वाला हमारा फॉर्मूला बनाए तो ohms law क्या कहता है? V इज इक्वल टू आई आर। हमें इम्पिडेंस चाहिए मतलब R चाहिए, तो I मल्टीप्लाई कर रहा है, वहाँ जाएगा डिवाइड करेगा, तो V अपॉन I, मतलब VRMS अपॉन IRMS। तो A इज द करेक्ट ऑप्शन। Question number 22. Power factor of RLC circuit at resonances. Resonance मतलब XC बराबर है XL के, तो ओवरऑल क्या होगा सर्किट RLC में? Zero. देखो ओवरऑल हमारे पास क्या होता है सर्किट, अगर RLC है, L और C दोनों बराबर हैं, एक दूसरे को इफेक्ट को कैंसिल कर रहे हैं, तो ओवरऑल हमने इम्पिडेंस बोला था कि हमारे पास R की इक्वल आ रही थी, Yeah. तो ओवरऑल रेजिस्टिव हुआ। तो रेजिस्टिव में मुझे बताओ पावर वो वोल्टेज और करंट क्या होते हैं? इन फेज होते हैं। Yes. तो पावर का हमारे पास फॉर्मूला है वोल्टेज इंटू करंट इंटू कॉस थीटा। दोनों के बीच में एंगल कितना है? बोथ आर इन फेज, कोई एक दूसरे को लीड या लैग नहीं कर रहा, तो दोनों के बीच में एंगल कितना हुआ? 0 डिग्री, है ना। तो कॉस 0 इज 1, मतलब पावर फैक्टर क्या आया? 1। Okay. Question number 23. X-rays have frequency greater than visible light, ultraviolet light, microwaves, all of these. Visible, I think all of these. All of these, good. एक्सरेज की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती हैं, इस वजह से तो इनके पास एनर्जी भी सबसे ज़्यादा होती है। चलो अब 24
electromagnetic waves are produced due to flow of negative charge, positive charge, both A, B, none of these. Wait a second. Let me. I think both. Both, good. पॉजिटिव चार्ज भी मूव करता है और नेगेटिव चार्ज भी मूव करता है, दोनों की वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जनरेट होती हैं. तो यहाँ पर वी कंप्लीटेड आवर OETP MCQ.